नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो कुछ अलग तरीके का है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानने का देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत होता है। सबसे पहले अगर कहीं बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी ये होती है कि हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। ये सबसे बड़ी आफत की बात होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एकोमोडेशन कर सकते हैं, वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बैंक में अकाउंट पैसा दिखा सकते हैं, पासपोर्ट है, वैलिडिटी है, लेकिन फिर भी वीज़ा जो है मिलना अपने आप में कठिन है। और वीज़ा को कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो बहुत सारे हर कंट्री के अलग अलग रूल होने के कारण और भी झमेला हो जाता है। कोई कोई कंट्री जो है मिनिमम 2 लाख रुपीज़ का बैंक बैलेंस मांगती है। जैसे यूएस वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे झमेला ऐसा होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस देखना चाहती है कि आपका रिटर्न टिकट के साथ बैंक बैलेंस भी सफिशियंट हो। हर पोर्टल का अलग अलग तरीके का होते हैं। कोई कोई डायरेक्ट पोर्टल में आपको जा करके अप्लाई करना पड़ता है, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट पोर्टल का फैसिलिटी नहीं होता है तो थर्ड पार्टी को हम लोग को ऐसे करना पड़ता है। तो पहले तो देख लीजिए पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो तभी अप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है, तब आप जा कर के पहले तो रिन्यूअल कीजिए, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या ज़रूरी है, एकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में हम आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम दोस्त मैं गया था इंडोनेशिया, तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल था, तो वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। हम लोगों ने क्या किया था कि वीज़ा का जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके डायरेक्ट अप्लाई किया था, और नॉमिनल चार्ज था 1200-1300 रुपये जो मैंने पे किया था ऑनलाइन के थ्रू। और वहाँ जा करके सिर्फ उसको वो प्रिंटेड पेपर मैंने दिखाया और उन्होंने स्टैंप लगा करके एक नॉर्मल सा फॉर्म दिया और वहाँ पे हो गया। लेकिन हर जगह वीज़ा ऑन अराइवल का नहीं है, तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कभी कभी आपका जो लोकेशन है वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और या बेंगलोर, चेन्नई के अलावा कहीं दूसरे जगह है, तो फिर मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप फ्लाइट टिकट से बुकिंग नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। और पासपोर्ट ऐसा चीज़ है जिसके कारण दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि जैसे कि थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक वीएफएस ग्लोबल सर्विस जो है वो काफ़ी वाइडली एक्टिव है, जो यहाँ इंडिया में, और अलग अलग सेंटर्स भी हैं जो वहाँ पे जा कर के करते हैं। तो उसके फॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, जैसे इंडिया है, इंडिया आप अपने कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और फिर कौन सा कंट्री जाना है, तो कोई भी कंट्री के लिए जाएंगे तो हर कंट्री का अलग अलग यहाँ पे डाला हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे कंट्री आपको मिल जाए बेसिकली। तो इसमें देखेंगे कि अगर मान लीजिए अगर हम जा रहे हैं कहीं दूसरे कंट्री में तो क्या क्या जो प्रॉब्लम आती है वो आपको हम बताते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए बहुत सारे कंट्री जो है अगर नहीं मेंशन किए, जैसे अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री मेंशन किए हुए हैं। अगर हम इंडोनेशिया की तरह चूज करते हैं जो लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था, तो इंडोनेशिया को अब लेने के लिए जाएंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वो आपको उस जगह के पोर्टल के वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ नेसेसरी चेंजेस, और वहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तुरंत बता दे रहा है, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पे। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक ही साइट पे मिल जाएंगे। लेकिन ये जैसे इजी में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप वीज़ा टाइप को चूज़ करते हैं और कितना दिन स्टे करना है, और एंट्री एग्जिट से लेकर के फ़ोटो, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट आप अपलोड करते हैं और सीधा पेमेंट पे चले जाते हैं। तो ये एक सिस्टम हो गया कि चलिए वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री के लिए बहुत इजी है। लेकिन जहाँ पे अगर हम इसको कोई यूरोपियन कंट्री के लिए हम डालते हैं तो वहाँ पे झमेला आपकी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम डालते हैं जैसे कि नॉर्वे का हो गया, अगर नॉर्वे के लिए हम जाते हैं तो आप नॉर्वे के वेबसाइट पे जैसे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे आपको यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वीएफएस अपना सर्विस ये प्रोवाइड कर रही है। तो आप अप्लाइंग फॉर वीज़ा करेंगे तो आपको सबसे पहले वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपका वीज़ा कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने को कैटेगराइज करते हैं कौन सा तो आपको वीज़ा लेना है, आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 2 तरह का वीज़ा ही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है कि बहुत इजी है कि आपने नॉर्वे चूज़ किया तो 2 तरह का वीज़ा आपको दिखा दिया गया। लेकिन इन केस में अगर मैं यहाँ पे पोलैंड को चूज करता हूँ
तो पोलैंड को चूज करूँगा तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज़ है, ये सब दिखाने का मतलब है कि आप जो वीज़ा के लिए आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का वीज़ा है। तो यहाँ तक देखिए, जैसे कि इतने तरह का वीज़ा आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कौन सा वीज़ा आपके लिए है वो आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो बहुत सारे वीज़ा जो होते हैं बिजनेस वीज़ा में आते हैं, अगर आप टूरिस्ट वाला वीज़ा नहीं लेते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है। अब ये सारा कुछ जैसे आप ये वीज़ा आइडेंटिफिकेशन और सारा कुछ कर देते हैं तो आपके पास जो है फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आता है। अगर मैंने सीधा चूज कर लिया तो उसके बाद फिर जो है हमारे पास सीधा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाता है कि हम वीज़ा जो है उसके बाद ओवरव्यू करते हैं, फिर उसका फॉर्म भर देते हैं, फिर उसके बाद पे। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन का सारा डिटेल्स जो है, कितना पैसा लगेगा, वो सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल करा देते हैं। बहुत जगह पे डिटेल्स जो डाले हुए हैं वो भी जो है आपको जाने विजिट करने के बाद पता चलेगा कुछ कुछ नई चीज़। और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फ़ोटो का जो चीज़ है ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द आपका कंट्री के लिए जो फ़ोटो है वो ध्यान रखिएगा वो 80% जो होता है वो कवरेज होना चाहिए। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि जैसे मैंने पहले से ही खोल कर रखा है फ़ोटो विथ 80% ऑफ कवरेज। अब ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे चूज कर रखा तो इसमें 80% फ़ोटो जो है वो रखिएगा ताकि आपका वहाँ पे डिनाइल नहीं हो। तो 80 to 90% जो है पूरा एरिया में आपका फ़ोटो आना चाहिए, तब जा कर के आपके प्रोसेस होंगे। चलिए उसके बाद आगे हम जाते हैं कि अगर आपने सारे कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिए वेबसाइट पे जा कर के, और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे मैं जो कंट्री में जैसे अभी विजिट करना है मुझे, तो वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया यहाँ पे है ही नहीं। तो साउथ कोरिया के लिए क्या होता है कि आपको अलग से पोर्टल विजिट करना पड़ता है। तो ये साउथ कोरिया का डायरेक्ट पोर्टल है। अब मैं वहाँ जा कर के फिर मैंने इसको जब देखा तो यहाँ पे कोरिया से लेकर के इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप जा कर के अलग अलग कंट्री, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर सारा चीज़ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कंप्लीट फॉर्म आएगा। आपको बता देते हैं कि ये भी जो है VFS से लिंक्ड ही होती है। तो यहाँ पे जब सारे फॉर्म फिल कर लेते हैं तो ये फॉर्म का प्रिंट आउट ले करके आप VFS ग्लोबल के जगह पे जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट कम है, फोटोग्राफ नहीं है, तो वहाँ जा कर के फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ जितने भी शॉप्स हैं वो कभी कभी एक फ़ोटो 2 फोटो खींचने के भी 300-400 रुपये चार्ज कर देते हैं। एक आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक जो फ़ोटो स्टेट करने का भी 15 से 20 रुपये चार्ज ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा होता है कि हर कोई जितना चाहे अर्न करने में लगा हुआ है, कोई हेल्प करने का नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले करके जाएँ। ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कोरिया का मैंने अभी अप्लाई किया है तो उसमें क्या क्या है। यहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी जो पहले बता चुका हूँ आपको। 2 पासपोर्ट आपको कलर साइज चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 80%, हालांकि मैं यहाँ पे गया उसके बाद वो बोलते हैं आप फोटो खिंचा के लाइए 80% वाले कवरेज। तो जा कर के मुझे फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जा कर के जो है जेल पेन से पहले मैंने सिग्नेचर कर दिया था, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये जेल पेन से है, तो आपको बॉल पेन से भरना है। उसके बाद बोला कि इसमें बहुत सारे जो हैं आपने कैप्स में क्यों नहीं फिल किया, तो वो ब्लॉक लेटर में भरना है। ये माइनर मिस्टेक जो है वो आपको वहाँ बताते नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे जाने के बाद वो देख करके फिर से बोलेंगे कि नेक्स्ट डे आइए आप अपना फिर से अप्लाई कीजिए। तो आप अगर कहीं दूर से जा रहे हैं तो आपके लिए परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सब माइनर चीज़ें को ध्यान रखिएगा। आप अपने ऑक्यूपेशन प्रूफ को रखिएगा। अगर कोई मान लीजिए टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं, कहीं बिजनेस पे जा रहे हैं या कोई हॉस्पिटल से चेकअप करने के लिए जा रहे हैं, तो रेफरेंस लेटर हो या जो भी चीज़ है जहाँ से भी आपको ट्रांसफ़र किया हो उसका लेटर वगैरह डाल दीजिएगा। बिजनेस ट्रिप पे हैं तो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका ले लीजिएगा। आप 1 मंथ की सैलरी स्लिप आपको दिखानी है। उसके बाद फिर ये वीज़ा टू वीज़ा डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ITR जो है, तो ITR में भी ध्यान रखिएगा कि ITR जो 16 भी बहुत सारे लोग लेकर के मैंने वहाँ देखा पहुँच गए थे, मैं भी वही पहुँच गया था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है ये फॉर्म की है, आप फिल करने के बाद जो आपका होता है वो जहाँ पे बार कोड दिखता है तो वो आपको चाहिए होगा। तो ये भी उन्होंने जो है 2 साल का मांगा।
फिर बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आपको प्रिंट आउट से नहीं चलेगा, बैंक स्टेटमेंट को जा करके बैंक से सील भी कराना पड़ता है कि वहाँ पे जा करके। तो ये तो VFS ग्लोबल का है। अब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एम्बेसी विजिट करेंगे तो वहाँ पे ये सब सारा प्रोसेस है, वो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत कम प्रोसेस है। ये मैं VFS ग्लोबल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, तो वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेते हैं ताकि उनका रिजेक्शन का चांसेस कम हो। तो यहाँ पे ये सब सारा चीज़ देखेंगे ये सब कुछ करने के लिए, और कंप्लीट फॉर्म तो ध्यान रखिएगा, और सारा सारा डिटेल अमाउंट आप कितना पैसा लग रहा है वो चीज़। बहुत जगह पे रिटर्न टिकट मांगते हैं, और बहुत जगह पे जो है अकोमोडेशन का भी चीज़ को देखना पड़ता है, और आपके जो है आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी जितना दिन के लिए आप फॉरेन कंट्री में हैं वो भी कवर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अगर यहाँ नहीं मांग रहे हैं तो आपका वहाँ पे उतरने के साथ वहाँ पे मांगेंगे, जो आपको तभी अलाउ करेंगे कंट्री में इन करने के लिए। तो ये आप पहले से ही रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये सब सारा कुछ भरने के बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा, मैंने डिलीट कर यहाँ पे हटा दिया है। यही टोकन नंबर जो होगा वो आपका रेफरेंस होगा। अगर आप VFS के थ्रू जा रहे हैं तो ये टोकन नंबर ही आपका कम्युनिकेशन होगा नंबर, और वो कंटिन्यू आपको ईमेल से अपडेट करते रहेंगे कि क्या आपका कहाँ प्रोसेस है कहाँ नहीं, अगर दूसरे सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा वो मेल करेंगे, कुछ ना आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो फिर से वही डॉक्यूमेंट आपसे फिर से मांगेंगे मेल पे। ये चीज़ आपका प्रोसेस चलता रहेगा, आपको इमीडिएटली रिप्लाई करना है ताकि आपका प्रोसेस 10 से 15 डेज़ के अंदर में हो। अगर जहाँ भी डीले करते हैं तो फिर आपका प्रोसेस जो है वो डिनाई भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, मेल कंटिन्यू रेगुलर चेक करते रहिए और इमीडिएटली रिप्लाई कीजिए। जब आप ये सब सारा कुछ कर लेते हैं तो आपका जनरली VFS सेंटर्स बहुत सारे हैं, आप अपने काउंटर पे जाइए, सबमिट कीजिए। आपको पासपोर्ट भी अपना जो है उनको हैंड ओवर करना पड़ता है। एक एड्रेस ऐसा दीजिएगा जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी जो है नेक्स्ट 10 डेज़ में हो, क्योंकि जब आएगा तो जो भी पर्सन के नाम से होगा तो उसका आधार कार्ड वो देखेंगे, क्योंकि जनरली ये ब्लू डॉट करते हैं, पासपोर्ट का होता है, तो वो आधार कार्ड आपका चेक करते हैं, तभी आपको साइन करेंगे तभी देंगे। तो आप अपनी 10 दिन के आगे की अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा कहाँ पे है, तभी जा कर के अप्लाई कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम जहाँ से आपने अप्लाई किया वहीं पे रहें तो ज़्यादा सेफ साइड होगा। तो दोस्तों ये सब सारा कुछ करने के बाद जो है आप अपना जो है प्रोसेस ख़त्म करते हैं। तो अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब बुकिंग करते हैं टिकट तो ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं टिकट बुकिंग करता हूँ तो मैक्सिमम मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बुकिंग कर रहा हूँ तो अपने कंट्री का जो भी है वो रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे मैं इजीली एसेस कर लूँ कस्टमर केयर को, तो मैं फ्लिपकार्ट से या अमेजन वाले से जो है उनसे बुकिंग करता हूँ। कभी कभी डिस्काउंट कम मिलता है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि अगर पैसा कट गया, टिकट नहीं मिला, तो वो इमीडिएटली रिफ़ंड तो हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप का पैसा रिफ़ंड होते होते 10 दिन 12 दिन लग जाते हैं, तब तक ले टिकट का फ़्लाइट जो है वो कम से कम 6 से 8 हज़ार 10 हज़ार बढ़ जाता है, और ये प्रॉब्लम हमेशा होती आई है। इंटरनेशनल टिकट का बुकिंग कंफर्म होने में टाइम लगता है, और आपको अगर कस्टमर केयर की सर्विस अच्छी नहीं है तो आप बहुत बुरे तरह से फंस जाएंगे। तो मैं तो हमेशा फ्लिपकार्ट से टिकट करता हूँ ताकि जो है हमारा चीज़ हो। आप बुकिंग करते समय ध्यान रखिएगा, अगोडा साइट ये है बहुत ऑफ़र देती हैं, आप उसमें फंसिएगा नहीं, क्योंकि इनका बहुत सारे कभी कभी कंपनीज़ के साथ लिंकअप नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ है कि मैंने होटल बुक किया, सारा अमाउंट एडवांस में पे किया, और वहाँ जब होटल पे पास गया तो बोला हमारा टाई अप किसी भी कोई भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू नहीं है, अगोडा के साथ तो बिल्कुल नहीं है, तो हम आपका बुकिंग कंफर्म नहीं किए हैं। आपके पास कंफर्मेशन, हालांकि मेरे पास कंफर्म का सारा कुछ आया, डिटेल्स, पेमेंट का डिटेल्स अगोडा का मैंने सब दिखाया, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, और आप जा कर के फंस जाएंगे कि केस करें कि क्या करें या कस्टमर केयर करें, कोई चीज़ एसेस नहीं होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। कहाँ से भी बुक कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बुक कीजिएगा जहाँ पे आप रिलाई करते हैं, आप हमेशा से ट्रस्ट करते हैं, एसेसेबल हो।
तो इसीलिए ये सब चीज़ बहुत ध्यान होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कराना ना भूलें, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कर सके। और रिटर्न टिकट आप अपना रखिएगा, क्योंकि रिटर्न टिकट नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आने जाने का टिकट ले लीजिएगा, और सबसे पहले आसपास में फॉरेक्स देख लीजिएगा कहाँ पे है। एक फॉरेक्स पर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि जो है आप अपने आसपास में 3-4 फॉरेक्स को ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो आपको बहुत पैसे जो हैं भरने पड़ जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो आसपास में। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अपने पास कुछ अमाउंट कैश रखें। कभी कभी फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह काम नहीं करती है, तो उस चक्कर में आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अपने पास सफिशिएंट अमाउंट कैश जो है वो एक्सचेंज इंडिया करेंसी से अदर करेंसी करा करके रखिएगा, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको दे सकें। तो ये सब सारी जानकारियाँ मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी दूसरे कंट्री में हम जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, और ये सब चक्कर में हम फंस जाते हैं, तो वहाँ पे जा कर के और भी परेशानी हो सकती है। तो आपको कोई परेशानी न हो, जिसके कारण मैंने ये सारा कुछ वीडियो बनाया है। जो परेशानी मैंने अभी झेला है जो वीज़ा प्रोसेस में, नो डाउट आप लोग ना झेलें। इंडोनेशिया में हालांकि कुछ हुआ नहीं था, वहाँ पे बहुत इजी था वीज़ा एनरोल। बट अभी कोरिया के लिए, मुझे अगर यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो पूरे तरह से तैयार हो जाइएगा कि यूएस का वीज़ा प्रोसेस में इतने डिटेल मांगते हैं, आपका, आपके ख़ानदान का, आपका दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला से लेकर के सबका डिटेल वो मांगते हैं, और वो सारे डिटेल वेरीफाई करते हैं। और जब सारे डिटेल वेरीफाई करेंगे तब आपसे पहले पेमेंट भी लेंगे, तभी जा कर के प्रोसेस करते हैं। तो बहुत टफ होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि ऑनलाइन डायरेक्ट अगर एक्सेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर है थर्ड पार्टी मीडिएटर को संपर्क करके आप अपना वीज़ा प्रोसेस कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कीजिएगा, मैं हो सकता है रिप्लाई कर सकूं। अगर कोई चीज़ बता सकूं तो अच्छी बात है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूं। और नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सजेस्ट करूं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जहां पे अवेलेबल हो सके। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए वीडियो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी कोशिश करूंगा कि मैं अभी साउथ कोरिया का जो है वीडियो कुछ अपलोड करूंगा, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।